ये अनडिक्लेयर्ड ब्लॉकेट है। हालांकि भारत सरकार का ये कहना है कि ब्लॉकेट हम नहीं कर रहे हैं, जो मधेशी लीडर्स हैं जो बॉर्डर्स पर, उन्होंने प्रॉब्लम, क्योंकि आपने भी कहा कि अंदर का मामला है, इंटरनल मैटर्स हैं, वो जो उनकी नाखुशी है उसकी वजह से उन्होंने ब्लॉकेट पैदा की है। तो क्या डिफरेंसेस यहाँ पर भी है नेपाल में, या जो आप कह रहे हैं कि कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन गैप है, नेपाल सरकार में भी कोई कंफ्यूजन है, या सीधा आप आरोप लगा रहे हैं कि तमाम ब्लॉकेट के पीछे या जो क्राइसिस हो रही है उसके पीछे भारत सरकार है? पहले इस सवाल का जवाब है, फिर एक सवाल दूंगा। बिल्कुल जायज क्वेश्चन है आपका। वीरगंज में, रक्सौल में कुछ लोग रहे ब्रिज में, नोमैंस लैंड पर, कुछ 150 आदमी इधर रहे, कभी खाना खाने उधर जाते हैं, फिर खाना खाकर आते हैं। रक्सौल में लोग पिकेटिंग पर रहे, काकर बेटा बंद हो गया। अच्छा, ये जादुई बात को तो आप भी समझते होंगे। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, सच्चाई सामने लाने का मेरा नम्र प्रयास है। सच्चाई वही है। वहां नेपालगंज में कुछ भी नहीं। वीरगंज में पिकेटिंग में रहते हैं लोग, काकरबिट्टा और रुपेडिया के ट्रक्स, टैंकर्स कैसे बंद हो जाते हैं। अंदरूनी मामला तो है, उधर से ही नहीं आएगा तो कैसे अंदरूनी मामला बनेगा। ट्रक्स तो उधर है, 4000 5000 ट्रक्स आर इन क्यू। इसलिए हम कोई टग ऑफ वार नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू एलेज। हमें कोई शौक भी नहीं। नेपाल छोटा देश है और भारत से अनुचित बातों पर उलझना नेपाल के हित में भी नहीं है। बस हमारा रिक्वेस्ट है, नेपाल छोटा है, मैंने पहले भी कहा, देश छोटा हो सकता है, सोवरेंटी छोटा नहीं होता। इसको सम्मान करें। मेरा दूसरा सवाल है, जो भारत सरकार ने जब संविधान लागू हुआ और उसके तुरंत बाद भारत सरकार ने स्टेटमेंट करके वेलकम किया, उन्होंने कहा कि ये वेलकम स्टेप है, लेकिन मधेशी जो आज अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तादाद में काफी ज्यादा है, मतलब उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते, वो पार्ट हैं यहाँ के, उनके अधिकारों पर भी नेपाल सरकार ध्यान दे, इस बात की अपील की गई थी। क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाएगा, या जो उनकी मांगे हैं अंगीकृत नागरिकता को लेकर के, जो उनका ये कहना है कि उनके अधिकार उनसे छीने जाएंगे उनके बच्चों से, क्या नेपाल सरकार, कि आप सरकार में होंगे, क्या ये आश्वासन देते हैं कि आगे संविधान को बदल करके उनको वो अधिकार दिया जाएगा? आपका प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। हम छलफल के लिए, बहस के लिए तैयार हैं। किस आर्टिकल में कहां पर क्या भेदभाव किया गया है? ऐसा ही हल्ला के पीछे दौड़ने से ज्यादा ये हल्ला खुद अपने से क्रिएट कर रहे हैं। हल्ला कर रहे हैं कि तराई को पीछे रखा गया, शोषण किया गया। हमारे सारे इंडस्ट्रीज तराई में है, बड़े बाजार शहर तराई में है। काठमांडू और पोखरा छोड़ के दूसरे सब तो तराई में है। इंडस्ट्रीज तराई में है, जॉब अपॉर्चुनिटीज तराई में है। अच्छा, कोई बता दे कि पहाड़ के इंडस्ट्रियों में और कहाँ कहाँ किसको कितने जॉब मिले और तराई में। हमारे हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, अदर कॉलेजेस, सब कुछ तराई में है। फर्टाइल लैंड भी है, सब कुछ है। और कर्णाली पहाड़ियों ने बहुत शोषण करके विकास किया। बाजुरा, बजांग सब विकास हो गए, क्योंकि वहां के लोगों को खाने नहीं मिलता। बहुत विकास हो गए। और तराई को बहुत ज्यादती किया गया, अन्याय किया गया।
ये क्या प्रचार है? कहां पर? अच्छा, नागरिकता के सवाल पर, जैसे मैंने कहा, नागरिकता के सवाल पर मधेश के लिए अलग प्रबंध कहां है? उससे ज्यादा उस जगह को, वहां के लोगों को, उनके सेंटिमेंट को भी ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे प्रोविजन किए गए। मधेश एक भूगोल है जहां कहा जा रहा है 50% लोग रहते हैं। उसके लिए कमीशन। अच्छा, नेपाल में जमींदारी सिस्टम पहाड़ में था ही नहीं। जमींदारी सिस्टम तराई में था। पहले भी जमींदारी सिस्टम नहीं, अब अपना अपना छोटा सा घर, छोटा सा खेत, ऐसा होता था पहाड़ में। तराई में बड़े बड़े जमींदारी होते थे। और सामाजिक रूप से पिछड़ापन, अचेतनता ऐसा है तराई में। इसीलिए वहाँ बोक्सी का कहते हैं हम लोग, विचक्राफ्ट का ये आरोप लगाया जाता है। बूढ़ी कमजोर औरतों को, उनको अपमान किया जाता है। ये कोई पहाड़ का आदमी जाकर कर रहा है ऐसा नहीं। वहाँ कम चेतना है तो वहीं के लोग, खुद के पड़ोसी ऐसा सब कर रहे हैं। और बहुत सारे सामाजिक विकृतियां वहाँ है। कास्की वहाँ अन्नपूर्णा से लेकर इसे अन्नपूर्णा, हिमाल, माछापुछरी, गंगापूर्णा, उसके नीचे से है कास्की, दुर्गम जगह पर। वहाँ का लिटरेसी रेट बहुत हाई है। सरलाई का आप कहे प्लेन लैंड है, नजदीक में स्कूल है, मगर चेतना इतना कम है कि वहाँ बच्चा बच्ची नहीं भेजते हैं पढ़ाने के लिए। दैट इज प्रॉब्लम। इसलिए ये कंफ्यूजन दरअसल नहीं रहना चाहिए कि वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। राष्ट्रपति जी मधेश के हैं, उपराष्ट्रपति जी मधेश के हैं, कुछ पहले तक चीफ जस्टिस मधेश के थे, जनजाति के स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर जनजाति के हैं। और यहाँ हमारा एक डेमोक्रेसी का फीलिंग, डेमोक्रेटिक फीलिंग्स है कि हम समाज के सब हिस्सों का, जातियों का, वर्गों का, हिस्सों का, पेशा व्यवसाय का, समुदाय का प्रतिनिधित्व हो। ये पॉलिसी सोच भी रखे हैं। इसलिए प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। चीफ जस्टिस कोई कोटा से नहीं आए थे। ऐसा ही आप इलेक्शन कमीशन में देख सकते हैं, दूसरी जगह देख सकते हैं। सहभागिता मूलक है सबका, पार्टिसिपेशन, न्यायोचित पार्टिसिपेशन पे हमारा सिस्टम है। और हम उसको आरक्षित करते गए हैं। और मधेश के लिए, थारू के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए कमीशंस बनाए हैं। और एक चीज मैं कहूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन अपरिवर्तनीय दस्तावेज नहीं है, ये परिवर्तनीय है। इसका संशोधन हो सकता है, मगर अभी फिलहाल संविधान संशोधन, इसको इम्प्लीमेंटेशन के पहले ही संविधान संशोधन ये कोई एक पॉलिटिकल दावपेच के रूप में कर सकता है, मगर ये उचित नहीं होगा। हम किसी को भी अधिकारों से वंचित नहीं करेंगे, होने नहीं देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन का कमिटमेंट है सबके लिए। अब मुझे आप लोगों को, साथियों को, सबको धन्यवाद देना होगा, क्योंकि Ross, I think, from Reuters. The last few days have exposed that you were the In fact, this situation which is appeared in the border areas nowadays is temporary phenomenon. This is not a permanent thing, and the misunderstanding
which is appeared now will be cleared very soon, and we will keep very friendly, good relations with our both neighbors and other friendly countries also. Last question. On the